हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो आज हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ अर्थ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमने अर्थ को ना कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया है। अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक लेयर्स, और ये जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, सर्कुलर कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये कंसेंट्रिक होता है जिनका सेंटर सेम हो। अब इसका मैं इतना सा पार्ट लेती हूँ, एक ये पार्ट, और मैं अर्थ की जो अरेंजमेंट है उसको स्टडी करती हूँ। अगर मैं इतना पार्ट कंसिडर करूँ तो इसका मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, राइट। अब ये जैसे माउंटेन्स है। अब अर्थ को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, 3 कंसेंट्रिक लेयर में। फर्स्ट लेयर को कहते हैं क्रस्ट, उसकी जो नेक्स्ट लेयर है क्रस्ट, इसके बाद कहते हैं मेंटल, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं हम कोर। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, देन द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड मेंटल, और उसके नेक्स्ट लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं कोर। अब इन तीनों लेयर्स की डेंसिटीज़ अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। अब जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट है जो अर्थ की क्रस्ट है। अब जो हम अर्थ का लैंड है जिस पे हमने अपना हाउस बिल्ड किया, अपने बिल्डिंग्स बिल्ड किए हैं, ये जो लैंड है, इस लैंड को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशियनिक क्रस्ट। अब लेट से जैसे ये एक लैंड है, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, यहाँ पे रिवर्स भी हैं, यहाँ पे ओशियंस भी हैं, ठीक है। और ये जैसे ये क्रस्ट है। अब जहाँ पे ये माउंटेन्स है, जैसे ये माउंटेन्स है, ये रिवर्स है, तो रिवर इतनी डेप्थ, रिवर की इतनी कुछ डेप्थ है, इतनी डेप्थ तक, जैसे इतनी ये सारी डेप्थ रिवर की है। इसके बाद ना एक क्रस्ट आ रही है, जैसे इस तरह ये लैंड है, रिवर में आप अंदर तक गए, यहाँ पे रिवर का क्या आ गया, लैंड आ गया। जैसे यहाँ पे ये रिवर है या ये कोई ओशन है, तो उस ओशन की भी किसी पॉइंट तक कोई डेप्थ होगी ना, तो इसकी ओशन की डेप्थ अगर मैंने इतनी ले ली तो इसके बाद यहाँ पे भी एक लैंड आ गया, ये भी एक लैंड आ गया। जैसे ये भी एक अर्थ का ही पार्ट आ गया, मतलब यहाँ पे ओशन ख़त्म हो रहा है, तो ये भी एक क्रस्ट है और ये भी एक क्रस्ट है, बट ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कॉन्टिनेंट्स की है। और ये है ओशियानिक क्रस्ट, जो ओशियंस के नीचे ज़मीन है ना उसको कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। क्रस्ट इज जो ये ऊपर वाली लेयर है, जो ये ज़मीन है। तो जो कॉन्टिनेंट्स, ये जो कॉन्टिनेंटल ज़मीन है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशंस के नीचे ज़मीन है, जितनी भी सतह की मोटाई है, उसको कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे वी हैव माउंटेन्स, वी हैव दीज प्लेट्यूज, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। एंड इन ओशियानिक क्रस्ट, ओशन के नीचे भी बहुत तरह तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं, मिड ओशियानिक रिजेस होती हैं जो ऊपर तक भी आ जाती हैं। बट अगर हम इस व्यू में देखें कि इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट के बाद ना नेक्स्ट लेयर शुरू हो रही है, ये क्रस्ट की क्रस्ट इतनी कुछ है, और इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट लेयर शुरू हो रही है, तो यहाँ तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ तक ओशियानिक क्रस्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट लेयर शुरू हो रही है जो कि है मेंटल। तो अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो काफ़ी थिक है, ओशियानिक क्रस्ट कम थिक है, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट में काफ़ी डेप्थ तक तो पानी ही है, उसके बाद कुछ लैंड आया है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर शुरू होगी। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट इज़ थिकर। इट इज़ थिकर देन ओशियानिक क्रस्ट। और कितनी थिकनेस है, जो ये कॉन्टिनेंटल की क्रस्ट है ना, इसकी 35 किलोमीटर कुछ थिकनेस है, और जो ओशियानिक क्रस्ट है इसकी 5 किलोमीटर थिकनेस है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज़ थिकर, वे थिकर देन ओशियानिक क्रस्ट। बट एक्चुअल में जो डेंसिटी है ना वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बहुत कम होती है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बहुत
लाइट एलिमेंट से बनी होती है, लाइक सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट्स लाइक सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और इसकी थिकनेस क्या है? इट्स थिकनेस इज मोर। अब जो ओशियानिक क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ dense elements, dense elements like magnesium. So it is made up of silica and magnesium, silica and magnesium. So इसकी जो thickness है वो लेस है, चाहे thickness लेस है, चाहे इसकी मोटाई कम है, इसकी 5 किलोमीटर है, इसकी 35 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चाहे इसकी जो थिकनेस है ना वो कम है, बट जो इसकी डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी इज़ वेरी हाई, बट डेंसिटी इज़ हाई। वाई डेंसिटी इज़ हाई? बिकॉज इट हैज़ डेंसर एलिमेंट्स, बट डेंसिटी इज़ हाई। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट्स जिससे बने हैं ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक पाई जाती है उसको कहते हैं ग्रेनाइट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक, और वी कैन से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बनी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है ग्रेनाइट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। और जो ओशियानिक क्रस्ट है, जो हमने सेकंड पार्ट लिया है, ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट। इट इज मेड ऑफ बसाल्ट। बसाल्ट इज वेरी डेंसर देन ग्रेनाइट। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, oceanic crust it is made of basalt. Continental crust is thicker, its thickness is 35 kilometer. It is made up of very light elements, that is silica and aluminium. And the most common type of rock in continent is granite. And in oceanic crust is very denser, its thickness is very less, its thickness is around 5 kilometer, but it is made up of very denser elements like basalt. अब जो नेक्स्ट लेयर है वो है मेंटल। जब भी हम एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाते हैं ना, वेन एवर वी गो फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर, जब भी एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं तो पी और एस वेव की ना स्पीड, देयर डायरेक्शन बोथ चेंजेस। तो इनकी चेंजिंग वेलोसिटी और स्पीड से ही पता लगता है, और डायरेक्शन से हमें पता लगता है हम नेक्स्ट लेयर में एंटर कर गए हैं। अब हम एक लेयर में, उसमें पी वेव की स्पीड कुछ स्लो है, लेट्स से कुछ, ये बहुत हाइपोथेटिकल फिगर है, लेट्स से कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर है, नेक्स्ट लेयर में उसकी 10 किलोमीटर होगी। तो पी वेव की स्पीड या एस वेव की स्पीड अगर सॉलिड ही हैं दोनों लेयर्स, तो पी और एस वेव की स्पीड डेंसर एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है। तो हमें पता लग गया कि ये जो लेयर थी ना, अभी जिस लेयर में थे वो लाइटर थी, इसकी जो नेक्स्ट लेयर आ रही है ना वो बहुत हैवी है और बहुत डेंसर है, क्योंकि दोनों की स्पीड बढ़ चुकी है अचानक। तो मतलब कि हम नेक्स्ट लेयर में एंटर कर चुके हैं जो कि काफ़ी डेंस है। अब नेक्स्ट है मेंटल। पहले हमने पढ़ी है जो अपर लेयर है क्रस्ट, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मेंटल। अब जो मेंटल है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मेंटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर मेंटल। मेंटल, लेट्स से मैं ये इस तरह कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। जो अब ये वाली क्या है, कॉन्टिनेंट, ये जो क्रस्ट है ये हमारी है क्रस्ट, ये है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आ रहा है अब नीचे मेंटल। तो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, ये है ये पार्ट है अपना क्रस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपना वो है मेंटल। तो मेंटल में इस तरह मेंटल कुछ डिवाइड है, ये है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल। अब ये सारा है अपर मेंटल, ये है lower mental. This is called lower mental. Draw with me. First we have crust, then we have mental. Mental is divided into upper mental and lower mental. In upper mental, there is this uppermost part of upper mental. This uppermost part of
अपर मेंटल क्रस्ट और इस अपर मेंटल, ये जो पूरा अपर मेंटल है ना, इसका ये अपर मोस्ट पार्ट है। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इन दोनों को कहते हैं लिथोस्फीयर। इन दोनों पार्ट्स को कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, ये जो लेयर है ना अपर मोस्ट, ये मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है। उसके बाद एक लेयर आती है अराउंड 200 किलोमीटर डीप, इसको कहते हैं स्थैनोस्फीयर। दिस लेयर इज कॉल्ड अ स्थैनोस्फीयर। अब जब भी देयर इज़ अ वॉल्केनिक एक्टिविटी, लावा कम्स फ्रॉम दिस लेयर, जो मैग्मा होता है इट कम्स फ्रॉम दिस स्थैनोस्फीयर। द मैग्मा कम्स फ्रॉम दिस लेयर एंड दिस द वीकेस्ट लेयर। वेन एवर देर इज़ वॉल्केनिक, जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी ना, तो जो भी लावा है वो इस लेयर से आता है। दिस इज स्थैनोस्फीयर, और इसको कहते हैं, ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर में होती है। और हमने इस तरह भी आगे पढ़ा है कि जो जितनी भी ये जो लिथोस्फीयर है ना, अर्थ को ना लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। पूरी अर्थ को हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड कर रही है, जो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंडल से बनी है। तो ये जो प्लेट्स है ना, ये स्थैनोस्फीयर के ऊपर मूव करे। जैसे ये जो ये प्लेट्स है ना, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड है ना, लिक्विड नहीं है पूरी तरह से, सॉलिड भी नहीं है। तो ये लेयर्स इसके ऊपर ना मूव कर रही है। तो कॉन्टिनेंट्स भी इसीलिए एक दूसरे से दूर हुए, क्योंकि एक्टिविटीज़ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इन लेयर्स की वजह से ही टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है। मैग्मा, वेन एवर देर इज़ अ वॉल्केनो, द मैग्मा कम्स फ्रॉम दिस स्थैनोस्फीयर। जब भी वेन एवर देर इज़ अ वॉल्केनिक एक्टिविटी इन एक्टिव वॉल्केनो, द मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम दिस स्थैनोस्फीयर। देन आफ्टर दिस स्थैनोस्फीयर इन अपर मेंटल वी अगेन हैव दिस सॉलिड पार्ट। फिर आगे फिर ये सॉलिड आ जाती है। अब लोअर मेंटल इट इज़ ऑल्सो सॉलिड। हमें कैसे पता लगा लोअर मेंटल इज सॉलिड? बिकॉज द स्पीड ऑफ पी एंड एस वेव इज इंक्रीज्ड इन दिस एरिया। दैट मीन्स दिस एरिया इज डेंसर देन द अपर वन। तो हमें तो ऊपर जो स्थैनोस्फीयर में स्पीड स्लो हो गई थी, फिर अचानक से तेज़ होगी कि मतलब सॉलिड पार्ट आ चुका है। फिर और तेज़ होगी, मतलब लोअर मेंटल भी सॉलिड ही है। अब जो ये जो ये इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, इस पार्ट को, क्रस्ट और अपर मेंटल को। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला अपर मेंटल का स्थैनोस्फीयर से नीचे वाला पार्ट, और ये लोअर मेंटल, इन दोनों को कहते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, दिस इज कॉल्ड मेसोस्फीयर। फर्स्ट लिथोस्फीयर देन मेसोस्फीयर। अब मेंटल में जो स्थैनोस्फीयर है दैट इज़ सेमी सॉलिड, और उस पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही है। और उसके बाद जो लोअर मेंटल है इट इज़ सॉलिड इन फॉर्म। वाइज जो स्पीड है पी और एस वेव की वो इंक्रीज हो चुकी है। द लोअर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट विच इज़ प्रूव्ड बाय द हाई वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव। देन वी हैव कोर। मेंटल पहले क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल। अब जो इनर मोस्ट पार्ट है ना, उसको कहते हैं कोर। अब जो क्रस्ट है आपने देख लिया, वो दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल सियाल से बनी है, ओशियानिक सीमा से बनी है। अब जो ये मेंटल है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ सीमा। सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो इट इज़ मेड ऑफ सीमा, तो डेंसर है। तभी तो यहाँ पे स्पीड एस और पी वेव की देयर इज़ हाई वेलोसिटी, बिकॉज मैग्नीशियम इज़ क्वाइट डेंसर। तभी तो ओशियानिक क्रस्ट डेंसर है, क्योंकि वो भी मैग्नीशियम से बने, तो ये पार्ट भी मैग्नीशियम से बना है, तो इट इज़ वेरी डेंसर। एंड द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज नॉन एज कोर, एंड इट इज़ हैविंग द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ डेंसिटी आउट ऑफ ऑल द थ्री लेयर्स। एंड द स्पीड ऑफ पी एंड एस वेव, पी और एस वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में है? कोर में है। कौन से कोर में है? इनर कोर में है। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आउटर कोर और इनर कोर। लेट्स से ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। आउटर कोर है ना, आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब हमें कैसे पता चला कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है? जब पी और एस वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स हैं, एस वेव तो सॉलिड में से ही जा सकती है, लिक्विड में से पास नहीं कर सकती, तो एस वेव एब्सेंट थी इस एरिया में। इस 105 डिग्री के बाद देयर इज़ नो एस वेव। इट मीन्स जो आउटर कोर है वो सॉलिड नहीं है, इट इज़ लिक्विड इन फॉर्म। और ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर है ना, जो इट ओवर पावर्ड प्रेशर। वेन एवर टेम्परेचर ओवर पावर प्रेशर, द लेयर इज गोइंग टू बी लिक्विड। एंड वेन एवर देर इज हाई चेंज इन देर इज हाई प्रेशर,
whenever there is high pressure and it is overpowering temperature, the layer is going to be solid. जब प्रेशर ऊपर से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जब प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस वन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1। जब आप प्रेशर इंक्रीज़ कर दोगे ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लेयर्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर वाली लेयर्स का, तो अब जो लेयर के अंदर मेटल्स है, जो मिनरल्स हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो सॉलिड स्टेट में है। अगर यही टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हो, प्रेशर इंक्रीज़ सेम ही होता, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ ही ना होता, तो एक प्रेशर तो सेम ही है। अब जो एलिमेंट्स है उन्होंने लिक्विड फॉर्म में होना था, क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रीच कर चुका है। बट क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है, एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो चुका है। अब वो जिस टेम्परेचर पे अर्थ पे बॉयल कर रहे हैं ना, उस टेम्परेचर पे इंटीरियर में बॉयल नहीं करेंगे, बिकॉज एट इंटीरियर देर इज़ हाई प्रेशर। अब इनर और आउटर लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउटर लेयर है, जो आउटर कोर है, इट इज़ लिक्विड इन फॉर्म। वाई? बिकॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ मोर देन दैट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। और जो इनर कोर है वो सॉलिड में है। अब हमें कैसे पता लगा कि इनर कोर सॉलिड में है? कि जैसे ही आउटर कोर के बाद पी वेव्स इनर कोर में गई ना, पी वेव की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ना, हाईएस्ट स्पीड है ना पी वेव की, हाईएस्ट स्पीड वो किस में होती है? इनर कोर में। इनर कोर में इट मीन्स जो इनर कोर है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी डेंस एलिमेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे जो मीडियम है उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, इनकी स्पीड्स भी इंक्रीज़ होगी। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड पी वेव की इनर कोर में, इट मीन्स इनर कोर इज़ हैविंग वेरी हाई डेंसिटी एलिमेंट्स। और इसमें जो एलिमेंट्स है दैट इज़ निकल एंड आयरन। नाइफ, फर्स्ट वी हैव सियाल, देन सीमा, देन वी हैव नाइफ, निकल एंड आयरन। अब जो क्योंकि आउटर कोर में जो आयरन है इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, आउटर कोर में आयरन है ना, ये जो आउटर कोर है, आउटर कोर में देर इज़ आयरन, इनर कोर में भी देर इज़ प्रीडोमिनेंटली आयरन विच इज़ वेरी डेंस। अब जो इसमें आयरन है ना, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है ना, एलिमेंट्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। व्हेनेवर देर इज़ हाई टेम्परेचर, व्हेनेवर देर इज़ हाई टेम्परेचर और इंक्रीज्ड टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ आयन, जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उस टेम्परेचर पे जो एलिमेंट्स हैं दे प्रेफर टू बी इन आयनिक फॉर्म, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो आउटर लेयर क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीज ज़्यादा है, तभी ये प्रेशर से, तभी ये लेयर लिक्विड है। तो हाई टेम्परेचर में एलिमेंट्स है, दे वांट टू एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आयंस। तो इस लेयर में ना आयंस है आउटर कोर में। अब अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेट कर रही है, उसको कोर भी रोटेट कर रहा है। अब कोर लिक्विड फॉर्म में है और कोर में है चार्ज, आयंस है, आयंस है, चार्ज है, प्लस चार्ज। जैसे आयरन है, आयरन Fe2+ हो सकता है या Fe3+, बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम Fe2+, एंड बाय गिविंग 3 इलेक्ट्रॉन विल बिकम Fe3+ बन जाएगा। तब जो इलेक्ट्रॉन्स दे के आयन बन रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो आयंस है ये भी रोटेट कर रहे हैं। जब भी एक चार्ज रोटेट करता है ना, व्हेनेवर चार्ज रोटेट, जब भी एक चार्ज रोटेट करता है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक चार्ज रोटेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो चार्ज इज रोटेटिंग, कि चार्ज किस रेट पे मूव कर रहा है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ, मतलब चार्ज का कितना मूवमेंट है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, नॉट चेंज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज की मूवमेंट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तब व्हेनेवर, अब जहाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल जनरेट, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से ना, जो आउटर कोर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है अर्थ का। तो अर्थ बिहेव लाइक अ जियो मैग्नेट। Earth will behave like a geomagnet. Why Earth behave like a geomagnet? Because of two reasons.
outer core is liquid, and because of very high temperature in this layer, element will exist in form of ions, and these charge, when they'll rotate, they will produce an electric field, and this changing electric field will produce a magnetic field. whenever एक जब भी चार्ज रोटेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कितनी चार्ज की मूवमेंट है पर यूनिट टाइम, कि चार्ज किस तरह मूव कर रहा है। जब भी आप एक स्विच ऑन करते हो, जैसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो करंट प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि मुझे तो पॉजिटिव के पास जाना है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि एक चार्ज था जो मूव कर गया, उसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चल गया। तो जब भी एक चार्ज मूव करता है, किस रेट से वो चार्ज मूव कर रहा है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनी पॉइंट पे कितना भी इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस आएगा। करंट और इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम चीज़ हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। सो अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जियो मैग्नेट की तरह। क्यों बिहेव कर रहा है जियो मैग्नेट की तरह? आउटर कोर इज लिक्विड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयन, दीज आयन्स आर रोटेटिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, and and due to this electric current there is electric field, and due to this electric field there is magnetic field। और सेकेंड इज है रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी, अगर हमारे पास यहाँ चार्ज तो है पर ये चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। और अगर अर्थ रोटेट कर रही है लेकिन आउटर कोर है वो सॉलिड है, तो भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हमें चार्ज मूविंग स्टेट में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो जैसे अर्थ का एक ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल है ना, ऐसे ही अर्थ का एक मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल है। जैसे एक मैग्नेटिक, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है वो कोइंसाइड करे। मे बी अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यहाँ है, ज्योग्राफिक साउथ पोल यहाँ है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो इस तरफ है, मैग्नेटिक साउथ पोल इस तरफ है, और मे बी एक दूसरे से इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं कि इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है मैग्नेटिक वाला। तो ये दोनों कोइंसाइड करे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बस दो रीजंस की वजह से है। आउटर कोर लिक्विड है, अर्थ इज़ रोटेटिंग, दीज टू रीजंस। अब इसके बाद है डिसकॉन्टीन्यूटीज़। जब भी हम एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाते हैं, डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूटी में हमने इस तरह डिवाइड कर लिया, दिस इज क्रस्ट। अब जो क्रस्ट है उसमें भी अपर और लोअर क्रस्ट है। अपर और लोअर क्रस्ट में डेंसिटीज़ का कुछ डिफरेंस है, और जहाँ पे वो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं कॉनरेड डिसकॉन्टीन्यूटी। कॉनरेड डिसकॉन्टीन्यूटी। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। ये है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, दिस इज अस्थेनोस्फीयर, दिस इज ये है अस्थेनोस्फीयर, और ये सारा पार्ट है, ये है अपर मेंटल। ये सारा पार्ट है, ये अपर मेंटल है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये है लोअर मेंटल। उसके बाद है क्रस्ट मेंटल। मेंटल में ये अस्थेनोस्फीयर है, ये क्रस्ट है, और ये अपर मोस्ट पार्ट है अपर मेंटल का। इन दोनों को कहते हैं लिथोस्फीयर, इन दोनों को कहते हैं लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अब ये जो पार्ट है अपर और लोअर मेंटल का, अस्थेनोस्फीयर के नीचे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं मेसोस्फीयर, अब क्रस्ट मेंटल के बाद नीचे कोर आती है। आउटर कोर इज लिक्विड, दिस इज आउटर कोर विच इज लिक्विड, एंड देन वी हैव inner core is solid. Why? Because the speed of
P and S wave is maximum in this area, the speed of P wave is maximum in this area, क्योंकि S wave तो ये आउटर कोर से पार जा ही नहीं सकती क्योंकि ये लिक्विड है। तो P wave की सबसे ज़्यादा स्पीड है वो इनर कोर में है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी डेंस एलिमेंट। ये नाइफ से बना है, निकल और आयरन। जो ये वाला ये बना है सीमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। ओशियानिक बनी है सीमा से, कॉन्टिनेंटल बनी है सियाल से। ओके, फर्स्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी है कॉन्ड्रैड डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये डिस्कॉन्टिन्यूटी है क्रस्ट के बीच में ही। अपर और लोअर क्रस्ट में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको कहते हैं कॉन्ड्रैड डिस्कॉन्टिन्यूटी। देन वी हैव, अभी जो क्रस्ट के बाद हम ये वाली लेयर पे आए हैं मेंटल पे, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है इसको कहते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये वाली लेयर को। ठीक है, कॉन्ड्रैड के बाद आई मोहोवोरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी और मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहोवोरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। देन उसके बाद एस्थेनोस्फीयर। मोहोवोरिक के बाद आएगी ये वाला जो लोअर पार्ट है अपर मेंटल का, ये वाला पार्ट है, और जो ये लोअर मेंटल है, इन दोनों के बीच में ये डिस्कॉन्टिन्यूटी को कहते हैं रेपीटी डिस्कॉन्टिन्यूटी। रेपीटी, ठीक है, रेपीटी डिस्कॉन्टिन्यूटी। डिस्कॉन्टिन्यूटी क्यों कहते हैं? ये पूरा एरिया कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है मतलब ये एक जैसा है। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो सेम है, एक कॉन्टिन्यूटी चल रही है, एक समानता चल रही है, एक जैसा। और इस पॉइंट पे आके एकदम से एक सडन चेंज है कि अब नेक्स्ट लेयर पे जो चीज़ है ना, यहाँ इसके बाद जो लेयर है उसमें इससे बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स है। यहाँ पे अलग डेंसिटी है, यहाँ पे मे बी हाई डेंसिटी है। तो ये जो इन दोनों इस लेयर से इस लेयर पे आने के लिए जिस रीज़न से डिस्कॉन्टिन्यूटी शुरू होती है, ये अलग बिहेवियर शुरू होता है ना, उसको कहते हैं डिस्कॉन्टिन्यूटी। पहले हमारे पास क्रस्ट में जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको कहते हैं कॉन्ड्रैड डिस्कॉन्टिन्यूटी। जो क्रस्ट में आते हैं, सी से कॉन्ड्रैड है ना, सी से क्रस्ट, तो क्रस्ट के बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी है कॉन्ड्रैड डिस्कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। जैसे ही क्रस्ट से मेंटल पे जाएंगे फिर एक डिस्कॉन्टिन्यूटी, जैसे लेयर चेंज हो रही है ना तो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी। क्रस्ट से मेंटल पे जा रहे हैं, वी हैव मोहोवोरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आ गया। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है लोअर वाला, लोअर पार्ट ऑफ अपर मोस्ट मेंटल, अपर मेंटल। फिर उसके बाद ये लोअर मेंटल है, इन दोनों के बीच में रेपीटी। देन लोअर मेंटल से जा रहे हैं आउटर कोर में, ये सॉलिड है, ये क्या पार्ट है, ये लिक्विड है। कॉन्ड्रैड, मोहो, रेपीटी, गटनबर्ग, गटन्सबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। दिस इज गटन्सबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। देन उसके बाद आउटर से इनर कोर में जा रहे हैं। आउटर कोर इज लिक्विड, इनर कोर इज सॉलिड, वी हैव लेमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। These are 5 kind of discontinuities. First is Conrad discontinuity is between crust, C से crust है, C से Conrad है। ये वाली डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट के आपस में जितनी डिस्कॉन्टिन्यूटी है क्रस्ट के बीच में। फिर उसके बाद है कॉन्ड्रॉड के बाद है मोहोवोरिक है जब भी एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं। क्रस्ट के बाद हम मेंटल में एंटर किए, मेंटल में एंटर किए, एम से मेंटल, मोहोवोरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आ गया। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, ये मेंटली चल रहा है। अब अपर मेंटल से लोअर मेंटल फिर लेयर चेंज कर रहे हैं, डिस्कॉन्टिन्यूटी है कुछ। तो अब ये दोनों रीज़न है, इनकी डेंसिटीज अलग है, इसीलिए ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल, अलग अलग लेयर्स का नाम है। इन दोनों के बीच में रेपीटी। देन लोअर मेंटल से आउटर कोर, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गटन्सबर्ग। देन आउटर कोर से इनर कोर, लेमैन। आउटर कोर से इनर कोर, लेमैन। आउटर कोर से इनर कोर इज कॉल्ड लेमैन्स डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये 4 काइंड ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटीज़ हैं, 5 काइंड ऑफ कॉन्ड्रॉड, मोहोवोरिक, रेपीटी, गटन्सबर्ग एंड लेमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी. So this is all about this interior of earth. We'll see you in next lecture.